हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। आज हम एंकर्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे रेशनल के साथ। ये 500 MCQs सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट आफ्टर हाइपोफिजिक्टोमी एंड नोट क्लियर नेजल ड्रेनेज फ्रॉम द क्लाइंट नोस्ट्रिल। द नर्स शुड टेक विच इनिशियल एक्शन। नर्स हाइपोफिजिक्टोमी के बाद क्लाइंट की केयर कर रही है। हाइपोफिजिक्टोमी इज सर्जरी इन दिस रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और क्लियर नेजल ड्रेनेज को नोट कर रही है क्लाइंट के नोस्ट्रिल से। द नर्स शुड टेक विच इनिशियल एक्शन। नर्स को कौन सा इनिशियल एक्शन लेना चाहिए? लोअर द हेड ऑफ बेड, टेस्ट द ड्रेनेज फॉर ग्लूकोज, ऑब्टेन ए कल्चर ऑफ द ड्रेनेज या कंटिन्यू टू ऑब्जर्व द ड्रेनेज। इसका करेक्ट आंसर होगा टेस्ट द ड्रेनेज फॉर ग्लूकोज। क्यों होगा? आफ्टर हाइपोफिजिक्टोमी द क्लाइंट शुड बी मॉनिटर फॉर राइनोरिया। हाइपोफिजिक्टोमी के बाद राइनोरिया के लिए मॉनिटर करना चाहिए। विच वुड could indicate a cerebrospinal fluid leak. If this occurs, the drainage should be collected and test for presence of cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid contain glucose and if positive, the would indicate that the drainage is cerebrospinal fluid. हम cerebrospinal fluid को आइडेंटिफाई करने के लिए ड्रेनेज कलेक्ट करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, अगर पॉजिटिव है तो ड्रेनेज क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट who is taking levothyroxine. The nurse should tell the client to take the medication in which way. नर्स इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है एक क्लाइंट को जो लिवोथायरोक्सिन ले रहा है, तो उसे कौन सा मेडिकेशन से, किस वे से मेडिकेशन लेनी है, कौन सा इसमें से इंस्ट्रक्शन देगी? विथ फूड या एट लंच टाइम या ऑन एन एम्प्टी स्टमच एट बेड टाइम विथ ए स्नैक। इसका से करेक्ट आंसर होगा 3, ऑन एन एम्प्टी स्टमच। क्या होते हैं, कौन किस लिए लिवोथायरोक्सिन लेते हैं, ये देख लेते हैं हम। लिवोथायरोक्सिन इज यूज टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए लेते हैं और ओरली लेते हैं। और लिवोथायरोक्सिन शुड टेक ऑन एन एम्प्टी स्टमच। हमें क्या लेनी है, कैसे? एम्प्टी स्टमच टू एनहांस द एब्जॉर्बेशन। उसका एब्जॉर्बेशन एनहांस करने के लिए डोजिंग शुड बी डन इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। और कब लेनी है? मॉर्निंग में बिफोर ब्रेकफास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द नर्स इज मॉनिटर ए क्लाइंट विद ए डायग्नोस ऑफ पेप्टिक अल्सर। विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड मोस्ट लाइकली इंडिकेट परफोरेशन ऑफ द अल्सर। नर्स पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को मॉनिटर कर रही है। इसमें से कौन सी फाइंडिंग है जो परफोरेशन ऑफ अल्सर को इंडिकेट करेगी कि अल्सर परफोरेट हो गए हैं? ब्रेडिकार्डिया, नमनेस इन द लेग्स, नोजिया एंड वॉमिटिंग या ए रिगिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, ए रिगिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन। रेशनल देखते हैं इसका। Perforation of an ulcer is a surgical emergency, okay, and is characterized by sudden, sharp, intolerable, severe pain. इसमें क्या होता है? परफोरेट में अल्सर परफोरेट हो जाते हैं तो सडन, शार्प, इंटॉलरेबल, सीवियर पेन होता है एंड बिगिनिंग इन द मिड एपिगैस्ट्रिक एरिया एंड स्प्रेडिंग ओवर द एब्डोमेन विच बिकम रिगिड एंड बोर्ड लाइक। ठीक है। क्वेश्चन Number 4. A client has developed hepatitis A after eating contaminated oyster. The nurse assessment the client for which expected assessment finding. एक क्लाइंट को हेपेटाइटिस ए हो गया है, उसने क्या ईट किया है? कंटामिनेटेड ओस्टर्स उसने टेक किए हैं। द नर्स असेसमेंट द क्लाइंट फॉर विच एक्सपेक्टेड असेसमेंट फाइंडिंग। इसमें से कौन सी एक्सपेक्टेड असेसमेंट फाइंडिंग होगी नर्स को?
मलाइज, डार्क स्टूल, वेट गेन या लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट डिस्कम्फर्ट। तो एक हेपेटाइटिस ए के पेशेंट में इससे क्या आइडेंटिफाई होगी? इसका करेक्ट आंसर है ए, मलाइज। ओके, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये फ्रेंड्स। इसका रेशनल देखते हैं। Hepatitis cause gastrointestinal symptoms such as anorexia, nausea, right upper quadrant discomfort, and weight loss. Fatty and malaise are common. Fatty and malaise क्या होता है? कॉमन होता है। स्टूल विल बी लाइट और क्ले कलर्ड का होता है इसमें, अगर इफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन इज अनेबल टू फ्लो आउट ऑफ द लिवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5. The emergency department nurse is assessing a client who is sustained a blunt injury to the chest wall, which finding indicate the presence of pneumothorax if the client। एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नर्स असेस कर रही है जिसको सस्टेन्ड ए ब्लंट इंजरी हुई है टू द चेस्ट वॉल में, ठीक है। विच फाइंडिंग द प्रेजेंस न्यूमोथोरैक्स, इसमें कौन सी फाइंडिंग न्यूमोथोरैक्स को इंडिकेट करेगी? ए लो रेस्पिरेटरी रेट या डिमिनिश ब्रीथ साउंड, द प्रेजेंस ऑफ ए बैरल चेस्ट या ए शकिंग साउंड एट द बेड साइड इंजरी। इसका करेक्ट आंसर होगा 2, डिमिनिश ब्रीथ साउंड, ठीक है। क्या इंडिकेट करेगा? न्यूमोथोरैक्स। दिस क्लाइंट हैज सस्टेन्ड ए ब्लंट और क्लोज चेस्ट इंजरी। बेसिक symptom of closed pneumothorax are shortness of breath and chest pain. A large pneumothorax may cause tachypnea, cyanosis, diminished breath sound and subcutaneous emphysema. एक लार्ज pneumothorax क्या करेगा? may cause tachypnea, cyanosis, diminished breath sound and sustained emphysema। और इसमें क्या है? sustained blunt क्लोज चेस्ट है, तो क्या इंडिकेट करेगा? बेसिक सिम्टम आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड चेस्ट पेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6. द नर्स इज असेसिंग द रेस्पिरेटरी स्टेटस फॉर ए क्लाइंट हु हैज सफर्ड ए फ्रैक्चर रिब। द नर्स शुड एक्सपेक्ट टू नोट विच फाइंडिंग। एक नर्स है, असेस कर रही है रेस्पिरेटरी स्टेटस क्लाइंट जो कि क्या है? सफर्ड ए फ्रैक्चर रिब, उसे क्या हुआ है? रिब फ्रैक्चर्ड हो गई है उसकी। तो इसमें से कौन सा एक्सपेक्ट टू नोट विच फाइंडिंग, इसमें से कौन सी फाइंडिंग्स एक्सेप्ट होंगी? स्लो डीप रिस्पायरेशन, रैपिड डीप रिस्पायरेशन, पैराडॉक्सिकल रिस्पायरेशन या पेन स्पेशली विथ रिस्पायरेशन। तो पेशेंट को फ्रैक्चर रिब है, तो इसमें से क्या फाइंडिंग प्रेजेंट होंगी? इसका आंसर है 4, पेन स्पेशली विथ इंस्पायरेशन, ठीक है, अगर फ्रैक्चर रिब से सफ़र कर रहा है तो। इसका रेशनल देखते हैं। फ्रैक्चर रिब रिजल्ट फ्रॉम ए ब्लंट इंजरी और फॉल, ठीक है। फ्रैक्चर रिजल्ट फ्रॉम ए ब्लंट इंजरी और फॉल। टाइपिकल साइन एंड सिम्टम इंक्लूड पेन एंड टेंडरनेस लोकलाइज एट द फ्रैक्चर साइट दैट इज एक्सरसेबल बाय इंस्पायरेशन एंड पाल्पेशन, ठीक है। कब होता है? इंस्पायरेशन एंड पाल्पेशन, शैलो रिस्पायरेशन, स्प्लिटिंग और गार्डिंग द चेस्ट प्रोटेक्टली टू मिनिमाइज चेस्ट मूवमेंट एंड पॉसिबल ब्रूसिंग एट द फ्रैक्चर साइड। उसे इंस्पायरेशन पाल्पेशन टाइम क्या होगा? पेन होगा, ठीक है। पेन स्पेशली विथ इंस्पायरेशन। और पैराडॉक्सिकल रिस्पायरेशन किस में देखने को मिलती है? सीन इन विथ फ्लैल चेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. द नर्स परफॉर्म एन एडमिशन असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट विथ ए डायग्नोस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। द नर्स शुड चेक द रिजल्ट ऑफ विच डायग्नोस टेस्ट दैट विल कन्फर्म दिस डायग्नोसिस। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड क्वेश्चन बहुत। एक नर्स है, एडमिशन कर रही है किसका? डायग्नोस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो नर्स को पता है कौन सा डायग्नोस टेस्ट ये क्या देगा? विल कंफर्म द डायग्नोस, कंफर्म डायग्नोस देगा। तो उसे कौन सा इसमें से डायग्नोस करना चाहिए? चेस्ट एक्सरे, ब्रोंकोस्कोपी या स्पुटम कल्चर या
ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा 3 स्पुटम कल्चर। ये क्या है? आपका कंफर्म डायग्नोसिस है टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का। ओके, tuberculosis definitely diagnosed through the culture and isolation of mycobacterium tuberculii। क्या इसका causative organism है? mycobacterium tuberculii। A presumptive diagnosis made based on tuberculin skin test। ठीक है, कैसे लेते हैं? ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट होता है, स्पुटम स्मीयर दैट इज पॉजिटिव फॉर एसिड फास्ट बैक्टीरिया। जो स्पुटम स्मीयर टेस्ट होता है, ये क्या होता है? एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई, इसके लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है। चेक्स एक्सरे एंड हिस्टोलॉजिकल एविडेंस ऑफ ग्रेनुलर डिजीज ऑन बायोप्सी। ये नहीं होते हैं। इसका कंफर्म टेस्ट क्या होता है? स्पुटम कल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A client with a acquired immunodeficiency syndrome AIDS has histoplasmosis. The nurse should assess the client for which expected finding। अब histoplasmosis क्या होता है ये हम रेशनल में देखेंगे। should assess the client for which expected finding, इससे ही हमें आंसर आइडेंटिफाई करना है। एक क्लाइंट है एड्स का, उसे हिस्टोप्लाज्मोसिस है। द नर्स शुड असेस द क्लाइंट विच एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, इसमें कौन सी फाइंडिंग असेस करेगी एड्स में पेशेंट के हिस्टोप्लाज्मोसिस के साथ? तो डिस्पीनिया, हेडेक, वेट गेन या हाइपोथर्मिया। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स A1। इसका क्या होगा? डिस्पीनिया करेक्ट आंसर होगा। अब हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या होता है ये देखते हैं हम। हिस्टोप्लाज्मोसिस टाइप ऑफ लंग इन्फेक्शन। ठीक है, लंग्स इन्फेक्शन है ये हिस्टोप्लाज्मोसिस, इसलिए इसमें क्या हमें आइडेंटिफाई होगा? डिस्पीनिया की कंडीशन आइडेंटिफाई होगी। इसमें असेस हम क्या करेंगे? शुड असेस द क्लाइंट फॉर डिस्पीनिया। ओके, हिस्टोप्लाज्मोसिस टाइप ऑफ लंग्स इन्फेक्शन कॉज्ड बाय इनहेलिंग हिस्टोप्लाज्मा। Capsulatum fungal spores can progress to disseminated infection. Typical sign and symptom include fever, dyspnea, cough, weight loss, enlargement of the client lymph nodes, liver, spleen may occur as well। ठीक है, ये सारे सिम्टम इसे हमें हिस्टोप्लाज्मोसिस में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। The nurse is preparing to suction a client via tracheostomy tube. The nurse should plan to the limit suction time to a maximum of which time period। एक नर्स है प्रिपेयर करे सक्शन के लिए विया ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब किससे। द नर्स को पता है कि सक्शन टाइम की मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, लिमिट टाइम पीरियड क्या होगा? 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड या 60 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 सेकेंड क्या होते हैं? मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब से अगर हम सक्शन कर रहे हैं तो। ठीक है, रेस्टल देखते हैं इसका। हाइपोक्सिमिया कैन बी कॉज बाय प्रोलॉन्ग सक्शन। अगर हम प्रोलॉन्ग सक्शन करेंगे तो क्या होगा? हाइपोक्सिमिया हो जाएगा। ठीक है, विच स्टिमुलेट द पेसमेकर सेल्स ऑफ इन द हार्ट। जो कि हाइपोक्सिमिया क्या करेगा? पेसमेकर जो सेल होती है हार्ट की उनको स्टिमुलेट कर देगा। एक क्लाइंट वेजोवेगल रिस्पॉन्स में अकर कॉजिंग ब्रेडिकार्डिया। और वेजोवेगल रिस्पॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ब्रेडिकार्डिया कॉज करते हैं। द नर्स मस्ट प्री ऑक्सीजनेटेड द क्लाइंट बिफोर सक्शनिंग एंड लिमिट द सक्शनिंग पास टू 10 सेकेंड। तो सक्शनिंग करने से पहले क्या करना है? प्री ऑक्सीजनेटेड करना है, क्योंकि हाइपोक्सिया की कंडीशन प्रोलॉन्ग सक्शन से हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10। द नर्स इज टेकिंग द हिस्ट्री ऑफ क्लाइंट विथ ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज सिलिकोसिस। द नर्स शुड असेस वेयर द क्लाइंट वियर विच आइटम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू सिलिका पार्टिकल्स। एक नर्स है जो क्लाइंट को असेस कर रही है, उसे क्या है?
सिलिकोसिस है, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज होती है कि सिलिकोसिस, तो नर्स शुड असेस वेयर द क्लाइंट वियर विच आइटम, तो नर्स को कौन सा इसमें से पहनना है इक्विपमेंट आइटम ड्यूरिंग प्रिवेंट पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू सिलिका पार्टिकल्स, अगर वो सिलिका पार्टिकल्स के एक्सपोज में आती है तो उससे प्रिवेंट के लिए इसमें से क्या वेयर पहनना है नर्स को, मास्क, गाउन, ग्लव्स या आई प्रोटेक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा 1 मास्क, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज है। सिलिकोसिस रिजल्ट फ्रॉम द क्रॉनिक एक्सेसिव इनहेलेशन, ये क्या होती है, क्रॉनिक एक्सेसिव इनहेलेशन के कारण होती है, ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्री क्रिस्टलिन सिलिका डस्ट, जो कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं फ्री क्रिस्टलिन सिलिका डस्ट होते हैं, उनको इनहेल करने की वजह से सिलिकोसिस होती है, ठीक है, इसलिए हमें क्या यूज़ करना है, मास्क। द क्लाइंट शुड वियर ए मास्क टू लिमिट इनहेलेशन ऑफ दिस सब्सटेंस विच कैन कॉज रिस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज आफ्टर ईयर ऑफ एक्सपोजर, तो हमें क्लाइंट को क्या बोलना है, क्या इंस्ट्रक्शन देना है, मास्क वेयर के लिए बोलना है, ठीक है, नर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इज प्रिस्क्राइब फॉर ए क्लाइंट विथ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज टू डिलीवर ए प्रिसाइज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विच ऑक्सीजन डिलीवरी वुड द नर्स प्रिपेयर फॉर द क्लाइंट, एक ऑक्सीजन डिलीवरी कर रही है, सिस्टम इज प्रिस्क्राइब फॉर ए क्लाइंट, ऑक्सीजन डिलीवरी हो रही है कौन से क्लाइंट को, विथ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, उसे क्या है, सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर का क्लाइंट है, डिलीवरी प्रिसाइज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, हमें ऑक्सीजन उसे प्रोवाइड करनी है, डिलीवर करनी है, विच ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम वुड द नर्स प्रिपेयर फॉर द क्लाइंट, तो इस क्लाइंट के लिए, इस पेशेंट के लिए कौन सा डिलीवरी सिस्टम ऑक्सीजन का प्रिपेयर करेंगे, फेस टेंट या वेंचुरी मास्क या एरोसोल मास्क या ट्रैकियोस्टोमी कलर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 वेंचुरी मास्क। अब किससे उसे ऑक्सीजन डिलीवरी करेंगे, वेंचुरी मास्क से। इसका रेशनल देखते हैं, द वेंचुरी मास्क डिलीवर द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, इट इज़ द बेस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, इससे क्या हम अच्छी ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम से प्रोवाइड कर सकते हैं। द क्लाइंट विथ क्रॉनिक एयर फ्लो लिमिटेशन सच एज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, सीओपीडी की कंडीशन में हम इससे अच्छी ऑक्सीजन वेंचुरी मास्क से डिलीवर कर सकते हैं, पल्मोनरी डिजीज बिकॉज इट डिलीवर ए प्रीसियस ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग a hospitalized client with a diagnosis of emphysema about measures that will enhance the effectiveness of breathing during this panic periods. Which position should the nurse instruct the client to assume? एक पेशेंट है एम्फाइसीमा का, जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है, तो उसे डिस्पेनिक पीरियड अगर उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हम कौन सी पोजीशन नर्स उसे प्रोवाइड करेगी फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रीथिंग, ताकि वो अच्छे से ब्रीथ कर सके। सिटिंग अप इन बेड, नेक्स्ट है साइड लाइंग इन बेड, या सिटिंग इन रेक्लाइनर चेयर, या सिटिंग अप एंड लीनिंग ऑन एन ओवर बेड टेबल। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 4, ठीक है, सिटिंग अप एंड लीनिंग ऑन एन ओवर बेड टेबल पोजीशन उसे प्रोवाइड करेगी ताकि वो अच्छे से ब्रीथ कर सके। इसका रेशनल देख लेते हैं, पोजीशन दैट विल असिस्ट द क्लाइंट विद एम्फाइसेमा विद ब्रीथिंग इंक्लूड सिटिंग अप एंड लीनिंग ऑन द ओवर बेड टेबल, सिटिंग अप एंड रेस्टिंग द एल्बो ऑन एंड ऑन द नी एंड स्टैंडिंग एंड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। जो पोजीशन है कौन सी प्रोवाइड करेंगे, सिटिंग अप एंड लीनिंग ऑन एन ओवर बेड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर ए डोज ऑफ नालोक्सोन intravenously
to a client with an opioid overdose, which supportive medical equipment should the nurse plan to have at the client bedside? एक नर्स है जो एडमिनिस्टर कर रही है नालोक्सन। नालोक्सन क्यों देते हैं? अगर ओपियोइड की ओवरडोज हो जाती है तो। आईवी दे रही है। कौन सा सपोर्टिव मेडिकल इक्विपमेंट उसे क्लाइंट के बेड साइड रखना चाहिए? ठीक है, नर्स कौन सा इक्विपमेंट बेड साइड रखने के लिए प्लान करेगी इफ़ नीडेड? किसकी नीडेड हो सकती है? ऑप्शन में है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, पैरासिंथेसिस ट्रे, रिससिटेशन इक्विपमेंट या सेंट्रल लाइन इंसुलेशन ट्रे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। रिससिटेशन इक्विपमेंट क्या करेगी? वो नर्स बेड साइड रखेगी पेशेंट के। ओके, अगर वो नालोक्सन प्रोवाइड कर रही है पेशेंट की ओपियोइड ओवरडोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14. A client with tuberculosis is being starting an anti-tuberculosis therapy with isoniazid. Before giving the client the first dose, the nurse should ensure that which baseline study has been completed. नर्स है, पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, इज बीइंग स्टार्टेड एन एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी। उसे एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी स्टार्ट कर दी है विथ आइसोनाइजिड के साथ। आइसोनाइजिड स्टार्ट कर दी है। बिफोर गिविंग द क्लाइंट द फर्स्ट डोज, फर्स्ट डोज देने से पहले नर्स को कौन सा इसमें से बेसलाइन स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए? ऑप्शन में है इलेक्ट्रोलाइट लेवल, कोगुलेशन टाइम, लिवर एंजाइम लेवल्स या सीरम क्रिएटिनिन लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3, लिवर एंजाइम लेवल। क्या है? पहले उसे बेसलाइन स्टडी इसकी कंप्लीट करनी है, फिर फर्स्ट डोज इसकी स्टार्ट करनी है। ठीक है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग की विथ आयोनाइजिड के साथ। आइसोनाइजिड थेरेपी कैन कॉज एंड द एलिवेशन ऑफ हेपेटिक एंजाइम। जो आइसोनाइजिड थेरेपी होती है वो क्या करती है? कॉज हेपेटिक एंजाइम को एलिवेट करती है, बढ़ा देती है लेवल, एंड हेपेटाइटिस कॉज करती है। देयरफॉर द लिवर एंजाइम लेवल्स आर मॉनिटर्ड व्हेन द थेरेपी इज इनिशियल एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months ऑफ थेरेपी। ठीक है, तो इसको हम थेरेपी को, आइसोनाइजिड थेरेपी को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे? लिवर एंजाइम्स चेक कर लेंगे, मॉनिटर कर लेंगे। ठीक है, और 3 months ऑफ थेरेपी दे मे बी मॉनिटर लॉन्गर इन द क्लाइंट हु इज़ ओल्डर देन 50 years और अब्यूज अल्कोहल। हमें 3 months तक भी अगर ये थेरेपी चल रही है तो हमें मॉनिटर करना है लिवर एंजाइम्स। और अगर पेशेंट 50 years से ज़्यादा है और अब्यूज अल्कोहल है तो ज़्यादा भी टाइम तक मॉनिटर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स, ए क्लाइंट admitted to the hospital with the chest pain and a history of type 2 diabetes mellitus is scheduled for cardiac catheterization. Which medication would need to be withheld for 24 hours before and procedure and for 48 hours after the procedure? एक पेशेंट है, एडमिट हुआ है, उससे क्या प्रॉब्लम है? चेस्ट पेन है। ओके, और उसकी हिस्ट्री क्या है? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो हम इस पेशेंट में कार्डियक कैथेराइजेशन करेंगे। तो कार्डियक कैथेराइजेशन करने से पहले कौन सी मेडिकेशन 24 आवर्स पहले प्रोसीजर के और 48 आवर्स बाद प्रोसीजर के हमें विथहोल्ड करनी है? ठीक है, नर्स को कौन सी मेडिकेशन विथहोल्ड करनी है कार्डियक कैथेराइजेशन से 24 आवर्स बिफोर एंड 48 आवर्स आफ्टर? ऑप्शन में है ग्लेपाइजाइड, मेटफॉर्मिन, रेपाग्लाइनाइड या रेगुलर इंसुलिन। इसका करेक्ट आंसर होगा 2, मेटफॉर्मिन। ठीक है, मेटफॉर्मिन हमें क्या करनी है? विथहोल्ड करनी है नर्स को बिफोर 24 आवर्स एंड 48 आवर्स बाद में कार्डियक कैथेराइजेशन प्रोसीजर में। ठीक है, इसका 2 आंसर मेटफॉर्मिन होगा। ओके, मेटफॉर्मिन नीड टू बी विथहोल्ड 24 आवर्स बिफोर एंड 48 आवर्स आफ्टर कार्डियक कैथेराइजेशन बिकॉज द इंजेक्शन ऑफ
constrict medium during the procedure if the constricted medium affect kidney function. With metformin in the system, the client would be at increased risk of lactic acidosis. ये मेडिकेशन क्या करेगी? लैक्टिक एसिडोसिस इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। लैक्टिक एसिडोसिस इंक्रीज करेगी, इसलिए कार्डियक कैथेटेरिज्म है, इसलिए हम मेटफॉर्मिन क्या करते हैं? विथहोल्ड करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। The client has developed atrial fibrillation with a ventricular rate of 150 beat per minute. The nurse should assist the client for which associate sign and symptom. एक क्लाइंट है जिसे आर्टियल फिब्रिलेशन हो रहा है विथ ए वेंट्रिकुलर रेट क्या है उसकी? 150 बीट पर मिनट। द नर्स शुड असेस द क्लाइंट ऑफ विच एसोसिएट साइन एंड सिम्टम। तो नर्स को कौन सा साइन एंड सिम्टम के लिए उसे असेस करना चाहिए? फ्लैट नेक वेन्स, नोजिया एंड वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस या हाइपरटेंशन एंड हेडेक्स। इसका करेक्ट आंसर होगा 3। अगर पेशेंट है आर्टियल फिब्रिलेशन का है विथ वेंट्रिकुलर रेट 150 बीट पर मिनट है, तो कौन सा असेस करना चाहिए इसमें से साइन एंड सिम्टम? हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस, ठीक है। द क्लाइंट विथ अनकंट्रोल आर्टियल फिब्रिलेशन विथ ए वेंट्रिकुलर रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट। अगर अनकंट्रोल पेशेंट को आर्टियल फिब्रिलेशन है तो उसमें क्या देखने को मिलेगी? विथ ए वेंट्रिकुलर रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट। अगर वो भी क्या है? वेंट्रिकुलर रेट मोर देन 100 पर बीट पर मिनट के साथ है, तो उसे क्या रिस्क देखने को मिलेगी? फॉर लो कार्डियक आउटपुट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ आर्टियल किक। द नर्स असिस्ट फॉर क्लाइंट फॉर पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, हाइपोटेंशन, पल्स डेफिशिएट, फैटिक, वीकनेस, डिजीनेस, सिंकप, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डिस्टेंट नेक वेंस। ये सब क्या करना है? नर्स को असिस्ट करना है। अगर अनकंट्रोल आर्टियल फिब्रिलेशन है विथ मोर देन 100 बीट पर मिनट के साथ, तो चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, हाइपोटेंशन, पल्स डेफिशिएट, फैटिक, वीकनेस, ये सब क्या करना चाहिए? नर्स को असिस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A client with myocardial infarction suddenly become tachycardia, show sign of air hunger and begin coughing, fruity pink sputum. Which finding would the nurse anticipate when auscultating the client's breath sound? एक क्लाइंट है विथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन सडनली बिकम टैकीकार्डिया। एमआई है पेशेंट को और सडनली क्या हुआ है? टैकीकार्डिया हुआ है, हार्ट रेट बढ़ गई है, शो साइन ऑफ एयर हंगर। और क्या साइन शो हो रहा है? एयर हंगर के। एंड बिगिनिंग कफिंग, कफ बिगिनिंग हो रहा है। कौन कैसा? फ्रूटी पिंक स्पुटम, ठीक है। तो इसमें से विच फाइंडिंग वुड द नर्स एंटिसिपेट व्हेन ऑस्कल्टेटिंग द क्लाइंट ब्रीथ साउंड? जब क्लाइंट की ब्रीथ साउंड को ऑस्कल्टेट करती है नर्स, तो इसमें से कौन सी फाइंडिंग्स नर्स को शो होंगी? इस ऑप्शन में है स्टाइडर, क्रैकल साउंड या स्कैटर्ड ब्रोंकाई या डिमिनिश ब्रीथ साउंड। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 क्रैकल्स, ठीक है। एमआई का पेशेंट है और उसे अगर सडन टैकीकार्डिया हो रहा है और एयर हंगर और कफिंग, फ्रूटी पिंक स्पुटम अगर हो रहा है, तो उसे अगर नर्स ऑस्कल्टेट करेगी ब्रीथ साउंड को, तो उसे कैसी साउंड सुनाई देगी? क्रैकल साउंड सुनाई देगी, ओके। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड बहुत। पल्मोनरी एडिमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम ब्रीथलेस, डिस्पीनिया, एयर हंगर एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूटी पिंक स्पुटम। उसको पेशेंट को क्या हो रहा था? पल्मोनरी एडिमा, ओके। पल्मोनरी एडिमा क्या होता है? कैरेक्टराइज बाय द ब्रीथलेस, डिस्पीनिया, एयर हंगर एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूटी पिंक स्पुटम। ऑस्कल्टेशन ऑफ द लंग्स रिवील्स क्रैकल साउंड। और इसमें हमें क्या सुनाई देती है? क्रैकल साउंड पल्मोनरी एडिमा में सुनाई देती है, ओके। और रोहांची एंड डिमिनिश ब्रीथ साउंड आर नॉट एसोसिएट विद द पल्मोनरी edema. Stridor is a crank sound associated with laryngo spasm. जो स्टाइडर साउंड होती है वो किस में सुनाई देती है हमें? लैरिंजो स्पाज्म में। और एडिमा ऑफ अपर एयरवे, अगर अपर एयरवे का एडिमा है तो स्टाइडर साउंड सुनाई देती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18. A client in ventricular fibrillation is about to be defibrillated. To convert this rhythm effectively, the monophasic defibrillator machine should be set which energy level in joules for the first delivery. एक पेशेंट है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का और इज अबाउट टू बी डिफिब्रिलेट. हम क्या करना है, उसे डिफिब्रिलेट करना है टू कन्वर्ट दिस रिदम. इस रिदम को कन्वर्ट करने के लिए इफेक्टिवली तो हम उससे क्या करेंगे, मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर मशीन करेंगे. तो मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर मशीन कौन से एनर्जी लेवल पर सेट होनी चाहिए इन जूल में अगर हम फर्स्ट डिलीवरी उसे दे रहे हैं तो. ठीक है, 50 जूल पर, 120 जूल पर, या 200 जूल पर, या 360 जूल पर. करेक्ट आंसर होगा इसका 4. 360 जूल पर हम क्या करेंगे, मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर मशीन को सेट करेंगे. ओके, द एनर्जी लेवल शुड फॉर द defibrillation attempt with a monophasic defibrillation is 360 joule. Okay, next question है 90. The nurse is evaluating a client response to cardioversion. Which assessment would be the priority? Blood pressure, status of airway, oxygen flow rate, या level of consciousness. एक नर्स है, evaluate कर रही है रिस्पॉन्स टू कार्डियोवर्जन. उसे क्या हुआ है, कार्डियोवर्जन है. विच असेसमेंट, इसमें से कौन सा असेसमेंट, फर्स्ट असेसमेंट चेक करेगी नर्स, उसकी प्रायोरिटी रहेगी नर्स की. ब्लड प्रेशर चेक करना, स्टेटस ऑफ एयरवे, ऑक्सीजन फ्लो रेट, या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2, स्टेटस ऑफ एयरवेज की प्रायोरिटी रहेगी. ठीक है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर कार्डियोवर्जन इंक्लूड मेंटेन फर्स्ट of a patient airway and oxygen administration, assessment of vital sign and level of consciousness, and dysarrhythmia detection. ये सब क्या रहेंगी, उसकी नर्स की प्रायोरिटी रहेंगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20. इंट्रावीनस हेपेरिन थेरेपी इज प्रिस्क्राइब फॉर ए क्लाइंट. while implementing this prescription, the nurse ensure that which medication is available. IV heparin therapy नर्स क्या कर रही है, क्लाइंट को प्रिस्क्राइब कर रही है. वाइल इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रिस्क्रिप्शन, जब ये प्रिस्क्रिप्शन इम्प्लीमेंट कर रही है तो नर्स को इंश्योर होना चाहिए विच मेडिकेशन इज़ अवेलेबल ऑन द नर्सिंग यूनिट. कौन सी मेडिकेशन अवेलेबल होनी चाहिए ऑन द नर्सिंग यूनिट. विटामिन के, प्रोटामाइन सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, या एमिनोकार्पिक एसिड. तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड 2, प्रोटामाइन सल्फेट क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए अगर उसे इंटरनस हेपेरिन थेरेपी दे रहे हैं, क्योंकि प्रोटामाइन सल्फेट एंटीडोट होती है हेपेरिन की. रेशनल देख लेते हैं. द एंटीडोट ऑफ हेपेरिन इज प्रोटामाइन सल्फेट. इट शुड बी रीडली अवेलेबल फॉर द यूज इफ एक्सेसिव ब्लीडिंग और हेमरेज शुड आकर. अगर हेमरेज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर अगर हेपेरिन देने के बाद क्या हो रहा है, हेपेरिन के देने के बाद हेमरेज की कंडीशन हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, हमें उसे एंटीडोट प्रोवाइड करनी है प्रोटामाइन सल्फेट. ठीक है, विटामिन के इज़ ए एंटीडोट फॉर वारफरिन सोडियम. विटामिन के किसके लिए एंटीडोट होती है, वारफरिन सोडियम के लिए. ओके, पोटेशियम क्लोराइड इज एडमिनिस्टर फॉर ए पोटेशियम डेफिशिएंट. पोटेशियम क्लोराइड हम क्यों देते हैं, पोटेशियम डेफिशिएंट के लिए. अमीनो कार्बिक एसिड इज द एंटीडोट फॉर द थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी. और अमीनो कार्बिक एसिड होती है एंटीडोट फॉर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी की. ठीक है, अगर फ्रेंड अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले. इसकी नेक्स्ट वीडियो में अभी कुछ टाइम बाद आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगी वीडियो में. तो फ्रेंड नेक्स्ट MCQs का वेट करें, सब्सक्राइब कर ले. तब तक वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. ओके फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉच दिस.